Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 11 of August complete current affairs. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and the new updates of the video. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम करंट अफेयर थ्रू MCQs की सीरीज़ में 11th ऑफ अगस्त के कंप्लीट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आपके 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बनाया गया अलग अलग सोर्सेज से लेकर जो रिसेंटली न्यूज़ में थे, जिनको हमने द हिंदू और PIB से अलग अलग करके कलेक्शन से उनको उनको डिस्ट्रीब्यूट करके इन MCQs को बनाया है, जिसमें जो आपको हेल्पफुल होंगे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में। सो आप इसको अच्छी तरीके से रीड करिए, इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बार बार वीडियो देख के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कनेक्टिविटी इस समय अच्छी नहीं चल रही। तो आप प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा सो दैट इट कैन हेल्प यू लॉट ऑफ इन द एग्ज़ाम। ठीक है, सो आई होप आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, और जब आप इन MCQs को सॉल्व करेंगे आज, तो कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर लिख दीजिएगा। और मैं आशा करूँगा कि आप 6 से ज़्यादा स्कोर करिए, एटलीस्ट 6 स्कोर तो ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप किसी एग्ज़ाम में 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में चलते हैं तो वहाँ पे आपकी चांसेस और प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी करेक्ट है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों था। फर्स्ट है द फंड विल सपोर्ट शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, कि ये जो फंड है ये सपोर्ट करेगा शॉर्ट टर्म के लिए डेट फाइनेंसिंग से निकलने के लिए, किसको? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। सेकंड है इट एम्स टू इन्वेस्ट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी। इसका मतलब क्या है कि ये एम करेगा, मतलब इसका एम ये है ताकि इन्वेस्ट करना इन वायबल प्रोजेक्ट में फॉर पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के लिए थ्रू किसके जरिए? जो इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके जरिए। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं न्यूज़ में क्यों था। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। यहाँ जो इसका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है अभी रिसेंटली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने क्या किया, इसने 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ का फंड देने के लिए बात किया है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, और जो सबवेंशन क्रेडिट गारंटी स्कीम है इसके ज़रिए, ठीक है, ताकि और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है उनको और प्रोवाइड करा जा सके। बट ये जो स्कीम है, ठीक है, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब ये स्कीम है और भी ज़्यादा लोगों के लिए। हम देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर जो बी है इसको मैंने क्यों बताया हूँ और फर्स्ट गलत क्यों है। ठीक है, चलिए और समझाता हूँ आपको डीप में, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। आपकी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि इस जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये प्रोवाइड कराएगा कितना, जितना मैंने आपको बताया ना अभी पीछे कि 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसको दिया जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ को दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा, स्टार्टअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को दिया जाएगा। तो इन लोगों को दिया जाएगा, ना कि जो आपके स्मॉल और जो आपके मार्जिनलाइन फार्मर्स है उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। याद रखना किसको दिया जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, SHF ग्रुप, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, इन सभी को दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबवेंशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म के ऊपर पूछ रहे 2 स्टेटमेंट, तो बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स टू प्रमोट द यूसेज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज द रेशियो ऑफ फार्म पावर टू कल्टिवेबल यूनिट एरिया। ठीक है, कि इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया है ताकि जो ऑल पूरे स्टेट में, ठीक है, पूरे स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया ताकि प्रमोट किया जा सके यूसेज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, जो क्या फार्म के अंदर जो मैकेनाइजेशन होता है, जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे जो मशीन्स होती हैं उनको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, और साथ ही साथ इंक्रीज़ किया जा सके जो रेशियो है फार्म पावर का और कल्टिवेबल यूनिट एरिया का। सेकंड है द स्कीम प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स टू ऑफसेट द एडवर्स इकोनॉमिक
ऑफ स्केल अराइजिंग ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग, ठीक है, कि ये स्कीम प्रमोट करेगी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स को, ताकि जो ऑफसेट है और जो एडवर्स इकोनॉमीज़ है, ठीक है, ऑफ स्केल अराइजिंग ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग, ठीक है, लैंड स्मॉल लैंड होल्डिंग कारण जो भी प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमीज़ को, उन सभी चीज़ों को क्या किया जाए, रिड ऑफ कर दिया जाए और अच्छे से प्रमोट किया जाए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड आइदर वन नॉट टू। वीडियो को पॉज करिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए समझ लीजिए पहले इसके बारे में, फिर इसके राइट आंसर पे आते हैं। जो सबवेंशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म है, ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है पूरे स्टेट में, ठीक है, याद रखना पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और जो प्रमोट करेगा यूसेज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, जो फार्म का जो मैकेनाइजेशन मतलब जो उसका मैकेनाइजेशन है, उसमें जो भी मशीन्स होती हैं, जो भी और भी डेवलपमेंट थिंग्स होती हैं, उनको क्या करना, और ज़्यादा इन्हेंस करना और इंक्रीज़ करना जो रेशो है फार्म पावर का टू कल्टिवेबल यूनिट एरिया, ठीक है, मतलब जो आपका फार्म पावर है और जो कल्टिवेबल एरिया है, इनका रेशो और ज़्यादा इसको बढ़ाना, कितना, अप टू 2 किलोवाट पर हेक्टर, 2 किलोवाट पर हेक्टर इतना बढ़ाना है। और जो मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड आई एम सॉरी, चलिए ठीक है, और इंक्रीज़ करना ताकि जो रीच है फार्म मैकेनाइजेशन की वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर तक अच्छी तरीके से पहुंच सके, छोटे से छोटे रीजन में जहां पे अवेलेबिलिटी जो फार्म पावर की वो क्या है, लो है, ठीक है। और सेकंड है कि प्रमोट करना कस्टम हायरिंग सेंटर को, जो ऑफसेट है एंड जो एडवर्स इकोनॉमीज़ है ऑफ स्केल अराइजिंग ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड हाई कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है। तो जो हाई कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप है और जो स्मॉल लैंड होल्डिंग, उनके कारण जो इकोनॉमीज़ है उसमें जो एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये इसके बारे में करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट को समझ लिया, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया, तो समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी हो जाता है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि इसको पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसका क्या इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कस्टम हायरिंग सेंटर को और ज़्यादा प्रमोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटिल बॉय एंड फैट मैन आर कोड नेम्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो लिटिल बॉय और जो फैट मैन है, इसको कोड नेम ये जो है, इसको किस इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है द ओनली 2 न्यूक्लियर वेपन्स एवर यूज इन वॉरफेयर, कि ये ऐसे 2 न्यूक्लियर वेपन हैं जिनको फर्स्ट टाइम वॉरफेयर में यूज़ किया गया है। सेकेंड, स्पेसएक्स स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट फॉर मून एंड मार्स, जो स्पेसएक्स का स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट था किसके लिए, मून और मार्स के लिए, उसके नाम से इसको जाना जाता है। थर्ड है पाकिस्तान प्लान टू इन्फिल्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर, कि ये पाकिस्तान का कोई प्लान है कि इन्फिल्ट्रेशन करना, घुसपैठ करना जम्मू एंड कश्मीर में। एंड डी है इंडियाज स्ट्रेटजी टू सेपरेट बांग्लादेश फ्रॉम एरेस्टवाइल पाकिस्तान, की इंडिया की स्ट्रेटजी है किसको सेपरेट करने की, बांग्लादेश को, किससे, जो पहले का पाकिस्तान है उस चीज़ों से। सो वीडियो को पॉज करके बताइए राइट आंसर क्या है इसका। चलिए राइट आंसर समझ ले, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 1 है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन 1, मतलब जो लिटिल बॉय है, जो फैट मैन है, ठीक है, इसको जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी, ठीक है, मतलब 1945 के ड्यूरेशन में, 1945 के ड्यूरेशन में क्या किया गया था, अमेरिका द्वारा जो जापान के 2 सिटी थी, ठीक है, कौन सी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहाँ पे इसको गिराया गया था। तो वहाँ पे जब इसको गिराया था, एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त के दिन, तो जो फर्स्ट गिराया गया था वो हिरोशिमा पे था, जिसको लिटिल बॉय के नाम से जाना था। सेकंड किसको, उसको फैट मैन के नाम से जाना था। तो ये याद रखना आपको, ठीक है, ये आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय का ड्यूरेशन था, उस समय था। तो लिटिल बॉय और फैट मैन है, ये क्या है, ये 2 बॉम्ब है, ठीक है, जिसको फर्स्ट जो लिटिल बॉय देखा, जैसे मैंने बताया, लिटिल बॉय हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में, और जो आपका फैट मैन है इसको ड्रॉप किया गया था नागासाकी के ऊपर, जैपनीज सिटी जो है, 9 अगस्त 1945 के ऊपर, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है, तो इससे डायरेक्ट कोड वर्ड में पूछा गया, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। एंड सेकेंड है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस सर्टिफिकेशन फॉर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंक्लूड ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, की जो ओपन डेफिकेशन है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, फ्री प्लस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना, किसके द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वारा, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा ODF सस्टेनेबिलिटी और जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड आइदर 1 नॉट 2। वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, मतलब बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसको इंप्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री जल शक्ति की तरफ। याद रखना है, देखिए स्वच्छ भारत मिशन है, आपको लग सकता है कि इसको इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री आपकी कोई अदर हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया था। सेकेंड है जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराना किसके लिए? स्वच्छ भारत जो मिशन ग्रामीण के लिए, उसमें इंक्लूड किया गया था ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी और जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इन दो चीज़ों को। तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका जो फेज़ 2 है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, इसको 2024-25 तक ही चलेगा, जो फोकस करेगा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ओडीएफ प्लस में, ठीक है, और जो इंक्लूड करेगा ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और जो ओडीएफ प्लस है ये एरिया, इसको मतलब ओपन डेफिकेशन जो आपका फ्री प्लस एरिया जिसको ओडीएफ कहते हैं, वो अलॉन्ग विद द रेगुलर अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ टॉयलेट मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड लिक्विड वेस्ट, क्लीननेस ऑफ वाटर रिसोर्स मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड हाउसिंग टॉयलेट एंड अवेयरनेस ऑन पर्सनल हाइजीन आर एट देयर हाईएस्ट। क्या करेगा जो ओडीएफ का मतलब ही यही है कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस करना है, उनको अवेयर कराना है पब्लिक को, ताकि वो यूज़ करें टॉयलेट को, मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट के बारे में समझें, क्लीनलीनेस ऑफ वाटर रिसोर्स के बारे में समझें, मेंटेनेंस को अच्छे तरीके से पब्लिक के लिए बनाना, ठीक है, और जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनकी जो इन्हेंसमेंट होती है और ज़्यादा बढ़ाना, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कराना ताकि हाइजीन अच्छी तरीके से बनी रहे हाईएस्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। तो दैट वाई बोथ स्टेटमेंट आर राइट। और ये जरूर याद रखना कि ये जो है, ये जो प्रोग्राम है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो दो स्टेटमेंट दी, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट है सी राजगोपालचारी सपोर्टेड एंड एक्टिवली कैंपेन फॉर स्प्रेड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन साउथ इंडिया, ठीक है। जो सी राजगोपालचारी थे उन्होंने सपोर्ट किया था एक्टिवली तौर पे कैंपेन को फॉर स्प्रेड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के अंदर। सेकंड है अरुणा असफ अली एंड जयप्रकाश नारायण वेर एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स इन द मूवमेंट। जो अरुणा असफ अली थे और जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने मेन रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके बताइए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए समझ लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका जो आपका ये ऑप्शन बी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, सी राजगोपालचारी ने सपोर्ट नहीं किया था कहाँ पे? साउथ इंडिया में, कुछ इंडिया मूवमेंट के लिए। फिर इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। सेकंड है कि अरुणा असफ है और जो जयप्रकाश है, इनके साथ और भी इंपॉर्टेंट जो लीडर थे, उन्होंने क्या किया था? इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया ताकि इसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। चलिए इसके बारे में और चीज़ें समझ लेते हैं। और जो कुछ है कि 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, उसमें जिसको कहाँ पे वर्धा में बुलाया गया था, इसको रिजॉल्व की गई थी कि जो ऑथोराइज़ किया जाएगा गांधी के द्वारा टू टेक अ चार्ज ऑफ नॉन वायलेंट मास मूवमेंट, ठीक है। जो नॉन वायलेंट मास मूवमेंट इसको लिया जाएगा, और जो आपके क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है इसको अप्रूव किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, जिसमें जो बॉम्बे में मीटिंग हुई थी अगस्त के अंदर, जिसमें सी राजगोपालचारी थे, इन्होंने क्विट कर दिया था कांग्रेस को ओवर द डिसीजन, ठीक है। कि जब क्या किया था, जब इनको जो चार्ज इनको नहीं दिया गया था इस मूवमेंट का, तब उन्होंने सी राजगोपालचारी ने क्या कर दिया, इस मूवमेंट को ही क्विट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। उन्होंने कांग्रेस से क्या कर दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब कांग्रेस को छोड़ दिया था। एंड सो डिड सम लोकल एंड रीजनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसमें वो पार्टिसिपेट करे क्विट इंडिया मूवमेंट में। कहाँ पे जो आपका साउथ इंडिया था, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो और भी लीडर थे, जैसे आप बोल सकते हैं अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया एंड बीजू पटनायक, तो ये इंपॉर्टेंट लीडर थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो दिस वॉज द कंप्लीट क्लैरिफिकेशन, ठीक है। कंप्लीट क्लैरिफिकेशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिलीज द एनवी स्टेट इंडिया 2020 रिपोर्ट, ठीक है। तो एनवी स्टेट इंडिया 2020 रिपोर्ट किसने अभी रिलीज़ किया है? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सेकंड है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, थर्ड है आपका नीति आयोग, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके बताइए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर ये ऑप्शन डी है, ठीक है।
तो इनमें से जो कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं जिसने इसको पब्लिश किया है, इसको जो पब्लिश किया है ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इसको पब्लिश किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब ये किसके ऊपर बात करती है, तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, जो कंडीशन बताती है एनवायरनमेंट की। ठीक है, ये जो एनवी रिलेट करता है, ये एनवायरनमेंट से रिलेट करता है, जो आपका क्लाइमेट, वाटर, वेटलैंड, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, सॉइल, लैंड, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, एयर, वाटर क्वालिटी, इन सभी चीज़ों पे क्या करती है, इन सभी चीज़ों पे वर्क करती है और ये एनवी स्टेट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ठीक है, और ये प्रोवाइड कराती है डाटा अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड द यूज़ ऑफ मिनरल्स, किस तरीके से आप मिनरल्स को यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, साथ ही साथ एनर्जी किस तरीके से उसकी अवेलेबल है, लैंड का, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, वाटर, एज वेल एज जो एयर और वाटर पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या करती है, ये रिपोर्ट बनाई जाती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। डायरेक्ट पूछेगा एनवी स्टेट किसने पब्लिश किया, तो ये आपका एनएसओ ने पब्लिश किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन सिस्टम हैव बीन बेयर्ड फ्रॉम इम्पोर्ट इन इंडिया बियॉन्ड दिसंबर 2020। तो अभी किस वेपन को बेयर्ड कर दिया गया है इंपोर्ट करने के लिए, कहाँ से, इंडिया से दिसंबर 2020 तक। ठीक है, तो बेयर्ड फ्रॉम इम्पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, जिसका इंपोर्ट वर्जित कर दिया गया है कि आप इसको इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब देख लेते कौन सा है। फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, सेकेंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, थर्ड है शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल। ऑप्शन है आपके 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके बताइए कि इनमें से किस एयरक्राफ्ट को भी बेयर्ड किया गया है। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। यहाँ जो आपका राइट आंसर ये आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और जो शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल है, इसको बेयर्ड कर दिया गया है फ्रॉम इम्पोर्ट इन इंडिया बियॉन्ड दिसंबर, मतलब दिसंबर 2020 तक आप इसको अब इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है। इंपोर्ट करने वाला कौन है, केवल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, आप इसी को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का, इसने लिस्ट तैयार की जिसमें 101 आइटम को लिस्टेड किया गया है, जिसमें एम्बार्गो दिया गया है कि जो इम्पोर्ट है बियॉन्ड द टाइम लाइन, ठीक है, कि इतने तक इसका इम्पोर्ट होगा। और ये जो एम्बार्गो है ऑन इम्पोर्ट इज प्लान टू बी प्रोग्रेसली इंप्लीमेंटेड बिटवीन 2020 एंड 2024। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि 2020 से 2024 तक इसको अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सके कि हमको क्या इंपोर्ट करना है मिलिट्री में और क्या नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है कि 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है हैज़ नॉट बीन लिस्टेड, इसको लिस्ट के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है, मतलब आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। और याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है, ये किसके अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी से रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में इसको क्यों बनाया गया है। फर्स्ट है द वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर सतलज, ब्यास एंड झेलम आर अवेलेबल फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ इंडिया, कि जो ईस्टर्न रिवर है जिसमें सतलज, ब्यास और झेलम आती है, इसको अवेलेबल है और अनरिस्ट्रिक्टेड है किसके लिए, यूज़ ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया इन रिवर्स का पानी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, जो ईस्टर्न रिवर्स कहलाती है। सेकंड है इट प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडस वाटर कमीशन एंड विथ मेंबर फ्रॉम इंडियन पाकिस्तान, की ये प्रोवाइड कराता है फॉर्मेशन किसका, इंडस वाटर कमीशन का, जो मेंबर हैं इंडिया और पाकिस्तान के। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 और 2। सो वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर यहाँ पे इसका बी है। ठीक है, कि ये जो है ये कमीशन प्रोवाइड कराता है इंडस वाटर कमीशन, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के जो मेंबर होते हैं वो बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, जो ईस्टर्न रिवर के अंदर सतलज, ब्यास, झेलम, झेलम नहीं आती, यहाँ पे जो रिवर आती है ये आपकी रवि रिवर आती है। ठीक है, ये याद रखती है, आती है। थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए जो आपकी वेस्टर्न रिवर में कौन कौन सी होती है, जो आपका चेनाब, झेलम और इंडस। यहाँ पे आप देखिए वेस्टर्न रिवर जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए आपको चेनाब दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये रहा झेलम और ये रही आपकी इंडस। तो ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये यहाँ पे फ्लो करती है। फिर आपकी बची जो रावी, ब्यास और सतलज, ये इंडिया की तरह ईस्टर्न में फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो झेलम लिखा हुआ था वो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्टर्न और वेस्टर्न अलग अलग दिया गया है। चाइना की तरफ जो फ्लो करती है उनमें जो है ये ब्रह्मपुत्र है, गंगा,
असम ये जो मतलब जो ब्रह्मपुत्र है कहाँ से फ्लो होकर के आती है, चाइना से आती है, तो ये इस तरीके से असम से होते हुए फिर कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लो करती है। और जो हमारी गंगा है ये क्या कर जाती है, असम की ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जिसको वो बांग्लादेश के अंदर किसको, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इस तरह करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, तो ये सब ये भी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये इन रिवर के ऊपर जो भी आपके डैम्स बने हुए हैं, जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चल रहे हैं, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्या करता है पाकिस्तान हमेशा ना कुछ झड़प दिखाता रहता है कि इंडिया पानी जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है उसका क्या कर रहा है, उसका मिस यूज़ कर रहा है, उसका वॉयलेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन रिवर्स में जो भी आपको प्रोग्राम चल रहे हैं इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। ठीक है, JNK वाला। चलिए, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, क्या ये चेनाब रिवर के ऊपर है। सेकंड है डल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, क्या ये झेलम रिवर के ऊपर है। थर्ड है बगलीहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, क्या ये रवि रिवर के ऊपर है। तो ऑप्शन है आपके ओनली 1, 2 एंड 3 ओनली एंड नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 1, ओनली 1, मतलब जो ए आंसर ये आपका करेक्ट है। जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये चेनाब रिवर के ऊपर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो आपका बगलीहर, इसको तो आपने सुना भी होगा। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ये रवि रिवर के ऊपर नहीं है, ये भी आपका जो आपकी चेनाब रिवर है इसी रिवर के ऊपर इसको बनाया गया। ठीक है, और जो आपका डल हस्ती हाइड्रोक्लिक जो आपका ये पावर प्लांट है जो 390 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड कराता है, इसको चंद्रा रिवर, ठीक है याद रखना, चंद्रा रिवर के ऊपर इसको बनाया गया। ठीक है, रेटल वाला आपका चेनाब रिवर के ऊपर है और बगली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये भी आपका चेनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज द लास्ट क्वेश्चन इज लोया जिरगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है इस तरीके की जो स्पेसिफिक होती है और जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो लोया जिरगा जो न्यूज़ में था ये किससे एसोसिएट करता है। तो ऑप्शन है अ तिब्बतियन एंशियंट इम्यूनिटी बूस्टर हर्बल कम्युनिकेशन। तो यह क्या ये तिब्बतियन की जो एंशियंट इम्यूनिटी बूस्टर हर्बल कॉम्बिनेशन है। सेकंड है अ ट्रेडिशनल कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ अफगानिस्तान, क्या ये कोई ट्रेडिशनल कंसल्टेटिव बॉडी है अफगानिस्तान की। थर्ड है एन एंशियंट बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट इन मंगोलियन ट्रेडिशन, क्या ये कोई एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कैनोनिकल टेक्स्ट है मंगोलियन ट्रेडिशन का। एंड फोर्थ है अ कल्चरल एक्सचेंज पैक्ट बिटवीन सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इंडिया, क्या ये कोई कल्चरल एक्सचेंज का पैक्ट है, मतलब कोई समझौता किया गया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच। सो वीडियो को पॉज करके बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए समझ लेते हैं यहाँ राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी मतलब ये ट्रेडिशनल कंसल्टेटिव बॉडी है किसकी, अफगानिस्तान की। तो ये आपकी कल्चरल बॉडी इसको लोया जिरगा कहा जाता है, जिसका एक और मतलब होता है ग्रैंड काउंसिल। तो ग्रैंड काउंसिल इस नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो। और इन पेस्टो इज़ अ मास नेशनल गैदरिंग दैट ब्रिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वेरियस एथनिक रिलीजन एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग प्रकार के जो वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है, जब ये एक साथ आती हैं, ठीक है, जहाँ पे गैदर होती है, तो उस कंप्लीट ग्रुप को उसको ग्रैंड काउंसिल कहा जाता है, जिसको एक और नाम लोया जिरगा के नाम से जाना जाता है अफगानिस्तान में। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही साथ जो लोया जिरगा है ये सेंचुरीज ओल्ड इंस्टीट्यूशंस है दैट हैज़ बीन कन्वीन्ड एट टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस। इसको नेशनल क्राइसिस के समय भी कन्वीन किया गया है। साथ ही साथ जो सेटल किया गया है नेशनल इशूज़ के लिए इसको सेटल किया गया। ठीक है, और हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन यूज्ड इन टू अप्रूव अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लेयर वॉर, चूज अ न्यू किंग और टू मेक स्वेपिंग सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म। ठीक है, तो इसका यूज़ भी किया गया जहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, वॉर, एक नया किंग किस तरीके से बनाया जाता है, टू मेक स्वीपिंग सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो इन सभी चीज़ों में लोया जिरगा में लोग इकट्ठा होकर इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात करते रहे हैं। ठीक है, पास्ट में। तो ये थी इसके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहीं पे खत्म होते हैं, जहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर को डिस्कस किया। सो आई होप आपको सारे के सारे करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपने 6 से ज़्यादा स्कोर किया है तो आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं। आप मतलब आप एक इस पोजीशन पे आप किसी भी तरीके एग्ज़ाम अगर वहाँ पे आप कंसेक्यूटिवली 6 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो आप मॉक लगा रहे हैं, तो आप उस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छा खासा स्कोर किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।